गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। पिछले वीडियो में हमने प्रिंट कल्चर और मॉडर्न वर्ल्ड इस चैप्टर के पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि किस तरह से प्रिंट कल्चर के आने की वजह से बुक्स की अवेलेबिलिटी बढ़ने की वजह से और साथ ही साथ जो अलग अलग रिफॉर्मर्स थे, जो सोशल रिफॉर्मर्स थे, उनकी नॉलेज जो स्प्रेड हुई थी सोसाइटी में, इसकी वजह से लोगों में डिबेट शुरू हुआ और कहीं ना कहीं लोगों ने जो उसमें पैरल गवर्नमेंट मोनार्की सिस्टम या डिक्टेटरशिप चल रही थी उसको लोगों ने चैलेंज करना शुरू किया, उसके खिलाफ आवाजें उठानी शुरू की, है ना। और हमने देखा किस तरह से जो दुनिया का पहला रेवोल्यूशन हुआ मोनार्की के खिलाफ, एक सिस्टम के खिलाफ एक दूसरे सिस्टम को अडॉप्ट करने के लिए, है ना, जिसको फ्रेंच रेवोल्यूशन कहा जाता है, उसको किस तरह से माना गया कि उस प्रिंट कल्चर का उसमें बहुत बड़ा योगदान था, है ना। एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया प्रिंट कल्चर ने लोगों को इनलाइट करने में, लोगों को जागरूक करने में, ठीक है। तो 18th सेंचुरी की तरह लास्ट तक हमने देखा था। आज हम स्टार्ट करेंगे 19th सेंचुरी से क्या होता है। 19th सेंचुरी आते आते बुक्स की अवेलेबिलिटी मार्केट में चारों तरफ होने लगी थी। यूरोपियन कंट्रीज की मैं बात कर रहा हूँ, है ना। तो यूरोपियन कंट्री जो चाइना तो पहले ऑलरेडी था, मैं केवल यहाँ अगर हम जो डिस्कस कर रहे हैं यूरोपियन कंट्रीज में डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले हमने चाइना, जापान और कोरिया का डिस्कस किया था। तो 19th सेंचुरी तक आते आते आपका पूरा का पूरा यूरोपियन कंट्री के नूक एंड कॉर्नर मतलब है कोने कोने में, ठीक है ना, कोने कोने में जो है आपकी बुक्स की अवेलेबिलिटी बढ़ गई थी, ठीक ना। बुक्स की अवेलेबिलिटी बढ़ने का मतलब ये था कि बुक्स जो है लोगों की डिमांड बढ़ी थी, ठीक ना। पब्लिकेशन हाउस बड़े थे और जैसे हमने जानते हैं कि 1430 में जो आपका क्या नाम, जॉन गुटेनबर्ग ने जो मोल्ड्स प्लेट प्रेसिंग का जो अपना वो आविष्कार किया था, उसकी वजह से जो आप कह सकते हो छपावट की रफ्तार थी वो भी बढ़ी थी और उसकी गुणवत्ता की क्वालिटी भी इंप्रूव हुई थी, ठीक है। अब जो बुक्स जो है केवल स्टडी मटेरियल्स नहीं थे, बल्कि स्टडी मटेरियल्स के अलावा अलग अलग समुदायों को, एक सोसाइटी में बच्चे भी होते हैं, ठीक ना, वर्कर्स भी होते हैं, पॉलिटिशियंस भी होते हैं, ठीक ना, बिजनेसमैन भी होते हैं, वुमेन्स भी हैं, वुमेन्स वर्किंग वुमेन्स हैं, हाउस वाइफ है, यानी कि अब समाज में अलग अलग लोगों को कैटेगराइज करके बुक्स आने लगी थी। सबको ध्यान रखते अलग अलग राइटर्स थे जिसको सब लोग फॉलो करते थे, ठीक ना। तो 19th सेंचुरी की शुरुआत होने तक चिल्ड्रेन, वुमेन एंड वर्कर्स, इन तीनों अलग अलग कैटेगरीज में बुक आने लगी। यानी कि अब जो है किताब केवल जनरल स्पेसिफिकेशन नहीं थी, जनरली किताबें नहीं आ रही थी, बल्कि जनरली किताब तो आ ही रही थी, इसके अलावा उसमें सब डिवीजन भी होने लगे थे। यानी कि अब विशेष समुदायों को ध्यान रख के किताबें लिखी जाने लगी थी, जिसमें चिल्ड्रंस के लिए चूंकि प्राइमरी एजुकेशन जो है कंपलसरी कर दिया गया था। 19th सेंचुरी तक आते आते पूरी यूरोपियन कंट्री में प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी कर दिया गया था, जिससे क्या हुआ कि अब वहां पे लिटरेसी रेट 19th सेंचुरी तक आते आते वहां पे यूरोपियन कंट्री की लिटरेसी रेट लगभग 90% के आसपास पहुंच चुकी थी। जो हमने पढ़ा था 60 to 80% था 16th-17th सेंचुरी में। 19th सेंचुरी तक आते आते यूरोपियन कंट्री की लिटरेसी रेट 90% पहुंच चुकी थी। उसका स्टेज आता है वहां का जो सिस्टम डेवलप हुआ, जिसको प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी कर दिया गया। अभी हम पिछले हिंदुस्तान में 8-10 साल पहले जो है जिसमें जिसको हम कहते हैं राइट टू एजुकेशन RTE जिसे हम कहते हैं, ठीक ना, उसके तहत हमें अधिकार दिया गया पिछले 5-7 साल पहले। तो समझ सकते हो कि 19th सेंचुरी में ही वहां पे प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी कर दिया गया था, जिससे वहां पे लिटरेसी रेट बढ़ी। इसकी वजह से बुक्स जो है चिल्ड्रन के लिए, बच्चों के स्टडी मटेरियल तो बढ़ ही रहे थे, बल्कि बच्चों को मनोरंजन करने के लिए जैसे उसमें कॉमिक्स बुक होती है उस तरह के बुक्स भी आने लगे थे, जिसमें सबसे ज्यादा फेमस थे फ्रांस में एक खास पब्लिकेशन 1857 में फ्रांस में एक खास पब्लिकेशन हाउस सेटअप किया गया। वो किसलिए? केवल बच्चों को बुक्स प्रिंट करने के लिए, बच्चों की स्टडी मटेरियल नहीं बल्कि बच्चों को एंटरटेन करने के लिए, जैसे हमारे यहाँ चंपक होता है, जैसे चौधरी होती है, ठीक ना, ऐसा होता है ना बुक्स जो होती हैं। तो उसी तरह के केवल बच्चों को एंटरटेन करने के लिए परियों की कथाएं उसमें थी, ठीक ना, और इस तरह की चीजें थी। और उस समय के जो राइटर्स जो फेमस हुए, जो बच्चों के लिए फेमस हुए, जो केवल बच्चों के लिए लिखते थे, उनको एंटरटेनमेंट करने के लिए वो स्टडी मटेरियल नहीं लिखते थे, है ना, वो केवल बच्चों के एंटरटेनमेंट वाली जो बुक्स थी उसमें थे जैकब और विल्मेन ग्रिम, है ना। ये दो ब्रदर्स थे, दोनों भाई थे और इनको ग्रिम ब्रदर्स के नाम से जाना जाता था, ग्रिम ब्रदर्स, ठीक ना। क्या नाम था दोनों का, दोनों भाइयों का? जैकब ग्रिम और विल्मेन ग्रिम। दो भाई थे जिन्होंने पब्लिकेशन हाउस एक बैठाया फ्रांस में 1857 में, फ्रांसीसी थे,
जो कि किस लिए था, केवल बच्चों को ध्यान रखते हुए बच्चों के लिए किताबें उन्होंने छापनी शुरू की। इसी तरह से वुमेन्स के लिए, औरतों के लिए बुक्स आनी शुरू हुई थी कि बच्चों औरतों को क्या घर की सजावट के लिए, खाना पकाने के लिए, ठीक है, एक अच्छी हाउस वाइफ की क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, इस सब्जेक्ट पे अलग अलग सब्जेक्ट यानी कि औरतों को ध्यान में रख के उनको इनलाइट करने के लिए और उनको बेहतरी करने के लिए बुक्स आने लगी थी। और उस समय की औरतों के जो ऐसे राइटर्स जो केवल औरतों के लिए बुक्स लिखते थे, जो केवल वुमेन्स के लिए बुक्स लिखते थे, उनको प्रिस्क्राइब करके उनको ध्यान रखते हुए उस समय के वुमेन्स की जो राइटर्स थी वो थी आपकी जैन ऑस्टेन, ब्रॉन्टी सिस्टर और जॉर्ज एलियट, ठीक है ना। ये जो 3 राइटर्स में की फेमस राइटर्स थे 19वीं सेंचुरी में, जो औरतों के लिए किताबें लिखा करते थे, है ना। जो औरतों का ये का मतलब कि उसमें लिखा नहीं होता कि औरतें ही पढ़ेंगे, नहीं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल जनरल से आएगा कुकिंग का, अगर आपको कुकिंग की किताब खरीदनी है तो किसी लिए खरीदेंगे, ऐसा नहीं कि मेल नहीं बनाते, लेकिन जनरली क्या है औरतों के लिए अगर ब्यूटी टिप्स के लिए किसी को खरीदना होगा बुक्स, मार्केट में कौन खरीदता है, औरतें खरीदती हैं। तो इस तरह से जो बुक्स थी जो औरतों से संबंधित नॉलेज था उसको बढ़ाने के लिए उस समय को राइटर्स थे उन्होंने लिखना शुरू किया, जिसमें जैन ऑस्टेन, ब्रॉन्टी सिस्टर 2 बहनें थी, ब्रॉन्टी और जॉर्ज एलियट, ठीक है ना। ये 3 राइटर्स फेमस हुए। जॉर्ज एलियट को तो पढ़ते भी हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो 19वीं सेंचुरी की शुरुआत होते होते चीजें हो चुकी थी, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं फर्दर इनोवेशन में कि आगे चल के जो है प्रिंटिंग जो आपका प्रेस था उसमें आगे फर्दर इनोवेशन क्या हुआ। जैसा कि हम जानते हैं कि पहले वुडन ब्लॉक प्रिंटिंग कल्चर आया, ठीक ना। उसके बाद ठीक ना क्या आया आपका, जॉन गुटेनबर्ग ने डिस्कवर किया जो आपका प्लेट प्रेसिंग आप कह सकते हो, उसका उन्होंने डिस्कवर किया। यानी कि प्लेट एक होता था जिसके अंदर मैंने बताया था मोल्ड्स जो थे मेटल के बने होते थे, उनको चिपकाया जाता था, सेंटेंस बनाया जाता था और उसको प्रेस किया जाता था। उसके लिए तो 19वीं सेंचुरी के शुरुआत में जो है एक अमेरिकन थे जिनका नाम था रिचर्ड मार्च हो, याद रखिएगा रिचर्ड मार्च हो, ठीक ना। इन्होंने पहली रोटेटरी प्रिंटिंग प्रेस, रोटेटरी प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया, यानी रोटेट होने वाली, है ना। पहला भी क्या था कि आप एक पेज रखा और ऊपर से जो प्रेस था जो आपका जॉन गुटेनबर्ग था वो दबाया जाता था ऐसे हट के और वो प्रेस करता था, फिर ऊपर चला जाता था, ठीक है। फिर निकाल दिया, फिर दूसरा कागज लिए। अब क्या था, प्रिंटिंग प्रेस, यानी कि रोटेट करने वाली, कि ऐसे यानी कि जो आपके प्लेट्स होते थे वो गोल होते थे और रोटेट करते थे, उसपे जो है उसपे जो मोल्ड चिपकाए जाते थे। इससे क्या होता था कि आप एक बार में कागज डालिए और बहुत सारे सेंटेंस छपके निकलते थे। अब इनकी रफ्तार इतनी तेज बढ़ी कि अब जो रिचर्ड मार्च हो ने जो रोटेटरी प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया, इसकी कैपेसिटी थी 8000 पर आवर, 1 घंटे में 8000 जो है पन्ने छाप सकते थे। सोचिए, हमने पढ़ा था जॉन गुटेनबर्ग का कि जो उन्होंने जो बाइबल छापी थी 142 लाइन्स का, थी ना। तो उस समय पढ़ा था ये 180 कॉपीज आई थी, कई महीने लगे थे उसके छपने में, कई महीने लगे थे। 180 बुक्स बनने में, कॉपीज उसके बनने में कई महीने लगे थे, ठीक ना। और यहाँ क्या हो रहा है, एक ही घंटे में 8000 पन्ने छप रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है आप देख रहे हो कि कहीं ना कहीं जो है इनोवेशन हो रहे हैं, ठीक ना। और उसकी गुणवत्ता, उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी में भी फर्क आ रहा है। लेट 19वीं सेंचुरी तक पहुंचते पहुंचते आविष्कार ये जो था इनोवेशन का काम लगातार होता रहा और लेट 19वीं सेंचुरी के लास्ट तक पहुंचते पहुंचते ऑफसेट प्रेस आ गया। ऑफसेट प्रेस का मतलब क्या, ऑफसेट प्रेस वो था जिसमें इतनी क्वालिटी थी वो एक साथ 6 कलर्स को ला सकता था। आज भी अपने बुक्स को आप देखें तो उसमें आप देखेंगे कि उसमें एक फोटो भी होता है ना। आपकी जो बुक्स होती हैं उसमें ब्लैक होती हैं, हेडिंग भी होती है, ब्लू भी होती है, रेड भी होती है और डिफरेंट कलर यूज किए जाते हैं। यानी कि एक ही पेज को जब छपाया जाता है तो ऐसा नहीं कि ब्लू वाला बाद में लिखा जाता है, बुक पिक्चर बाद में छपी, बल्कि एक ही सीट के अंदर एक ही बार में सारी चीजें आ जाती हैं। तो वो क्वालिटी जो है 19वीं सेंचुरी के लास्ट तक आता है, क्योंकि ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हो चुका था, उसमें इनोवेशन हो चुका था, जिससे एक साथ 6 कलर्स जो है क्या कहते थे आप छाप सकते थे, ठीक ना। 20वीं सेंचुरी के शुरुआत यानी 19वीं सेंचुरी के लास्ट जाते जाते और 20वीं सेंचुरी के शुरुआत तक आते आते अब जो ये रोटेटरी प्रिंटिंग प्रेस था ये इलेक्ट्रिकली मूवेबल हो गया, कि इलेक्ट्रिसिटी से चलने लगा। अभी तक जो था ये इलेक्ट्रिसिटी से नहीं चल रहा था, लेकिन 20वीं सेंचुरी तक आते आते जो प्रिंटिंग प्रेस थे वो अब इलेक्ट्रिसिटी से रन करने लगे थे, जिससे इनकी क्वांटिटी यानी जो प्रोडक्शन क्वांटिटी थी वो बहुत तेजी से बढ़ने शुरू हो गई। तो ये कुछ इनोवेशन जो है 19वीं सेंचुरी में
के स्टार्ट से लेके और लास्ट में पूरे पूरे 100 सालों में ये इनोवेशन हुए। इसमें रोटेटरी प्रिंटिंग प्रेस आता है, ऑफसेट प्रेस आता है, और उसके अलावा जो है आपका इलेक्ट्रिसिटी रन जो आपका प्रिंटिंग प्रेस आता है। ठीक है, तो ये पूरे 100 सालों में ये आपका इम्प्रूवमेंट होता है आपका प्रिंटिंग प्रेस में। अब हम आते हैं कि इंडिया का क्या है। अभी तक तो हम चाइना में पढ़ा, जापान को देखा, और इंडिया के बारे में जानते नहीं कि इंडिया में क्या हुआ, है ना। इंडिया में कब प्रिंटिंग प्रेस आया, तो इंडिया के बारे में जानते हैं कि इंडिया में प्रिंट कल्चर कब आया। तो इंडिया इन द वर्ल्ड ऑफ द प्रिंट, इंडिया का जो इतिहास आप देखें, हिस्ट्री देखिए तो बहुत ही रिच है, ठीक ना। हमारे यहाँ मनुस्क्रिप्टेड बुक्स हुआ करते थे, हाथों से लिखी हुई हुआ करते थे, ठीक ना, और वो अलग अलग भाषाओं में थी। वो आपके संस्कृत में हुआ करती थी, अरबियंस में हुआ करती थी, पर्शियन में हुआ करती थी, और बहुत सारे जो लोकल लैंग्वेज यहाँ के जैसे कन्नड़ था, तमिल था, और ऐसे बहुत से लैंग्वेज थे, उन लैंग्वेजेस में बुक्स हुआ करती थी। लेकिन वो बुक्स मैन्युस्क्रिप्टेड हुआ करती थी, हैंड रिटेन हुआ करती थी। और आपने सुना होगा भोजपत्र, राजा भोज ने जो है पाम के पत्र भोजपत्र पे लिखा था, ठीक है। तो एक पत्ता होता है भोजपत्र कहा जाता है, जिसपे आप लिख सकते हो। तो कहीं ना कहीं वो हमारे यहाँ जो किताबें थी वो किस पे लिखी जाती थी, पहले भोजपत्र पे लिखी जाती थी, पत्तों पे लिखी जाती थी। धीरे धीरे हमने भी पेपर बनाने शुरू किया, पहले कपड़े का भी पेपर बनना शुरू हुआ, बहुत बाद में हुआ, तो पेपर बनने शुरू हुए। तो पेपर बनने शुरू हुए तो वो भी लिखे जाते थे, मैन्युस्क्रिप्टेड हुआ करते थे, हाथों से लिखे होते थे। और हाथों पे लिखने का जिससे उसकी डिसएडवांटेज ये था कि वो किताबें बहुत बड़ी हुआ करती थी। अगर आप ध्यान दें तो पहले के आपके किसी घर में रामायण की बुक हो तो आप देखोगे इतनी बड़ी रामायण की बुक हुआ करती थी, इतनी मोटी, उसको इजी कैरी कर कहीं ले जाए। जैसे हमारे पास बुक्स हैं, आप अपने बैग में सारे सब्जेक्ट की बुक्स को रखते हैं, चल देते हैं। लेकिन अगर आपको दो पहले की रामायण की बुक को रखने लेके आया तो आप नहीं ले जा पाएंगे, क्योंकि वो इतनी बड़ी बड़ी बुक हुआ करती थी, मतलब इतनी मोटी और इतनी बड़ी बड़ी हुआ करती थी। क्यों? क्योंकि वो हालांकि वो प्रिंटेड है, वो प्रिंटेड आपके घरों में है, ध्यान दिए, वो प्रिंटेड है। मैं उस समय की बात कर रहा हूँ तो उस समय बुक्स बहुत बड़ी हुआ करती थी और हाथों से लिखी हुआ करती थी, इसलिए फ्रैगलिक हुआ। फ्रैगलिक का मतलब कि उसके जो लिखावट थी उसको जो है उसको चेंज होने के, कि अगर पानी पड़ जाए कुछ हो जाए तो बिगड़ने के चांसेस ज्यादा हुआ करते थे। ठीक है, तो इस तरह से जो है, यानी कि हमारे अगर इतिहास देखे, इंडियन हिस्ट्री देखा जाए, जस्ट मिनट सॉरी, अगर इंडियन हिस्ट्री देखा जाए तो हमारे यहाँ बहुत ही पुरानी एक रिच हेरिटेज था हमारे पास, ठीक है, बुक्स की छपावट का। लेकिन बुक्स छपती नहीं थी, बल्कि बुक्स लिखी जाती थी, वो थी कि मैन्युस्क्रिप्टेड, हाथों से लिखी जाती थी, जो कि अलग अलग लैंग्वेजेस में, संस्कृत जैसे रामायण संस्कृत में है, ठीक ना, और भी अरबिक में बहुत सारी बुक्स हैं, पर्शियन में, मतलब कि उस समय जो लैंग्वेजेस थी या जो लोकल लैंग्वेज थी उसमें बुक्स अवेलेबल थी। लेकिन वो बुक्स जो है हालांकि हमारे यहाँ पढ़ने की व्यवस्था पहले भी थी, लेकिन हमारे यहाँ जो एजुकेशन का सिस्टम था या पूरी दुनिया में पहले था, हमारे यहाँ भी था, हमारे यहाँ बहुत देर तक चला। क्या था कि हमारे टीचर ओरिएंटेड एजुकेशन होता है, टीचर के पास ही ज्ञान होता था, क्योंकि बुक्स उसके पास होती थी। बच्चों के पास बुक नहीं होता। अगर आप रामायण देखें, महाभारत देखें, पुरानी सीरीज देखोगे कि जो है उसके ऋषि मुनि या जो भी है, जो टीचर है बैठ के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चे बस बैठ के सुन रहे हैं, उनके पास लिखने के लिए, पढ़ने के लिए, क्योंकि किताबें और कागज नहीं हुआ करती थी, है ना। एक बुक हुआ करते थे जो किसी एक टीचर के पास हुआ करते थे, वो उसी से पढ़ाया करते थे। ठीक है, हालांकि आज तो भाई आप कह सकते हो कि आज आपकी बुक्स जो है आपकी पॉकेट में आ चुकी है, मोबाइल के माध्यम से आप अपने बुक्स को उसमें डाउनलोड करते हो, हर चीज डाउनलोड करते हैं, तो धीरे धीरे स्वरूप बदल रहा है। ठीक है, अब देखिए हम बात करेंगे एक्चुअली जिस प्रिंट कल्चर की हम बात कर रहे हैं वो प्रिंट कल्चर इंडिया में कब आया। तो सबसे पहला जो प्रिंट आपके इंडिया में आया वो मिड 16th में आया, यानी कि 16th सेंचुरी के बीच में आया, मध्याह्न में आया। और कौन लाने वाले थे? पोर्तुगीज मिशनरीज, जो गोवा में लेकर आए। गोवा में पुर्तगालीज, आपने देखा कि हिंदुस्तान पे कब्जा करने के लिए ब्रिटिशर्स ने भी ट्राई किया, डच ने भी किया, इसके अलावा पुर्तगालियों ने भी किया, सबने ट्राई किया। सक्सेस किसको ज्यादा मिला? ब्रिटिशर्स को। गोवा, अंडमान निकोबार, ये जो आपका आइलैंड आज हमारे हैं, इस पे हमेशा ब्रिटिशर्स का कब्जा कभी नहीं रहा, बल्कि किसका कब्जा रहा? पुर्तगालियों का रहा। तो पुर्तगाली जो है सबसे पहले जो है हमारे हिंदुस्तान में प्रिंट कल्चर को लेकर आए 16th सेंचुरी के मिड तक, बीच तक लेकर आए। कौन लेकर आए? पुर्तगालीज मिशनरीज का मतलब क्या हो गया? मिशनरी का मतलब उनका एक मिशन था, है ना। क्या मिशन था? मिशन उनके कई थे। जब भी हमारे जो यूरोपियन कंट्री ने पूरी दुनिया पे कब्जा किया, उसके कई मिशन थे। मिशन नंबर 1 इसमें उनका ये था कि दूसरे देशों पे कब्जा करके वहां के रॉ मटेरियल को अपने देश के लिए यूज करना है।
वहाँ के उस देश के रिसोर्सेज को अपने देश के लिए यूज करना है। और दूसरा ये भी था कि धर्म का प्रचार करना। पढ़ा था हमने कि किस तरह क्यों लोग जाया करते थे सिल्क रूट में, उसमें बताया धर्म का प्रचार करने के लिए। तो ये जो पुर्तगाली आया करते थे, ये दोनों मकसद से आए थे। एक तो था कि हमारे देश के रिसोर्सेज को, चाहे ब्रिटिशर्स हो या पुर्तगालीज हो, कि हमारे देश के रिसोर्सेज को वो अपने देश के लिए यूज कर सके, चाहे ह्यूमन रिसोर्स हो या नेचुरल रिसोर्स हो, ठीक है। और दूसरे साथ ही साथ अपने धर्म का प्रचार करने के लिए, ठीक है। तो जो पुर्तगाली मिशनरीज थे, उन्होंने गोवा में जो है पहली प्रिंटिंग प्रेस लेकर आया, प्रिंटिंग कल्चर लेकर आया। जेसुइट प्रेस्ट जो थे, जो कि आपके पुर्तगाली थे, उन्होंने पहले इंडिया में आके कोंकणी लैंग्वेज को सीखा, है ना। क्योंकि अगर बुक्स आप लाके पुर्तगाली लैंग्वेज में पब्लिश कर देंगे, छाप देंगे, या इंग्लिश में छाप देंगे, या किसी और लैंग्वेज में छाप देंगे जो यहाँ रीडर्स नहीं है, तो फिर कैसे बिकेगी। तो सबसे पहले था कि यहाँ के लोकल लैंग्वेज को पढ़ना था। तो गोवा के साइड में कोंकणी लैंग्वेज, कन्नड़ लैंग्वेज, कोंकणी लैंग्वेज का बोलबाला है, इसलिए जेसुइट प्रीस्ट ने सबसे पहले क्या किया कि यहाँ पे आकर उन्होंने कोंकणी लैंग्वेज को सीखा। और 1674 के बाद, जैसे मैंने कहा मिड 1674 के बाद लगभग 50 बुक्स जो है कोंकणी और कन्नड़ लैंग्वेज में छपी। 1674 में नहीं, 1674 के बाद, यानी कि 1674 से शुरू हुई, उसके लंबे समय जो है कई सालों में टोटल 50 बुक्स छपी, अलग अलग विषयों पर छपी कोंकणी और कन्नड़ लैंग्वेज में। यानी कि पहली, अगर पूछा जाए कि पहली बुक्स जो हिंदुस्तान में किस लैंग्वेज में छपी, छपावट प्रिंटिंग हुई, प्रिंटिंग की बात कर रहा हूँ, मैन्युस्क्रिप्टेड की नहीं, प्रिंटिंग की, तो कोंकणी और कन्नड़ लैंग्वेज में, ठीक है। पहली तमिल बुक्स जो थी, ठीक है, वो आपकी छपती है 1579 में। और देखिए कोंकणी जो छपती है 1674 में, और तमिल में छपती है 1579, उससे भी पहले छपती है कोचीन में, ठीक है, जो कि कैथोलिक प्रीस्ट थे। प्रीस्ट का मतलब समझते पादरी, जो पादरी थे वो 1579 में पहली तमिल बुक छापते हैं। यहाँ का आपको कंफ्यूजन ये हो रहा होगा कि मैंने कहा कि 1674 में पहली बुक छपी और 1579 दिखा रहा है। तो मैंने कहा कि पहली बुक्स जो कोंकणी और कन्नड़ में छपी वो थी 1674 में, और पहली बुक जो तमिल में छपी वो थी आपकी 1579, ठीक है। तो इसके अलावा मलयालम में पहली बुक छपी, वो थी 1713 से 710 से लेकर 713 तक, ठीक है, ऐसे आएंगे। किसने किया था? डच प्रोटेस्टेंट जो थे, डच के जो, मैंने कहा ना कि हर किसी ने कोशिश किया, तो डच प्रोटेस्टेंट जो थे, मिशनरी जो थे, उन्होंने यहाँ पे छापा। लगभग बुकों की संख्या थी 32 बुक्स थी, और वो किस लैंग्वेज में? तमिल में थी। वो तमिल लैंग्वेज में बुक्स वो थी, यानी कि जो डच प्रोटेस्टेंट ने जो बुक्स छापी, ठीक ना, 710 से 733 साल में 32 बुक छापी, वो तमिल लैंग्वेज में थी, ठीक ना। हालांकि तमिल में और मलयालम में और तमिल में दोनों बुक्स जो है छपी। अब देखिए यहाँ पे, हालांकि मिड 16 सेंचुरी से ही अंग्रेजों का कब्जा हिंदुस्तान पे हो गया था, लेकिन इंग्लिश की बुक जो है छपनी जो है बहुत लेट से शुरू। पहली बुक्स जो न्यूज़पेपर, आप कह सकते हो न्यूज़पेपर, वो छपी थी 780 में, जिसका नाम था बंगाल गैजेट, जो कि एक वीकली मैगजीन थी, न्यूज़पेपर नहीं बल्कि मैगजीन, ठीक है, एक वीकली मैगजीन थी। वीकली मैगजीन साप्ताहिक मैगजीन थी, पत्रिका थी, जिसका नाम था बंगाल गैजेट, और ये छपी थी 780 में, जिसको छापा था जेम्स अगस्ट हिक्की ने इसको छापा था। हालांकि इस वीकली मैगजीन जो बंगाल गैजेट था, इसमें जो है जेम्स अगस्ट ने अंग्रेजों की जो नीति थी उसका विरोध करना शुरू किया, है ना, अंग्रेजों के नीति का विरोध करना उन्होंने शुरू किया। इसका असर ये हुआ कि कई बार जो है जेम्स अगस्ट हिक्की को कई बार टॉर्चर किया गया, और लंबे समय तक उनको प्रताड़ित किया गया अंग्रेजों की तरफ से कि क्यों आप हमारे खिलाफ लिख रहे हो, हमारी नीतियों के खिलाफ लिख रहे हो। हालांकि उन्होंने ऐसा लिखना शुरू किया और लंबे समय तक उनको प्रताड़ित भी किया गया, है ना। इससे क्या हुआ कि उन्होंने जो है अंग्रेजों ने सेंसरशिप, जैसे आपने देखा प्रोहिबिटेड इंडेक्स लगाया गया था यूरोपियन कंट्री में, कौन सी बुक जहाँ पर रिलीजियस ये था कि धर्मों का वास ना हो जाए, धर्म हमारे खराब ना हो जाए, इसलिए वहां पर यह थी बुक्स को प्रोहिबिटेड इंडेक्स बना दिया गया था, इस बुक को पढ़ना है, उसी बुक को नहीं पढ़ना है। उसी तरह से यहाँ पे भी अब सेंसरशिप आया, अंग्रेज लेकर आया, और ऐसे राइटर्स को और ऐसे पब्लिकेशन हाउस को उन्होंने प्रोत्साहन दिया जो जेम्स हिक्की, अगस्ट हिक्की द्वारा जो उनकी एक इमेज को नुकसान पहुंचाया गया था बंगाल गैजेट के माध्यम से, उसी माध्यम से उनको क्या किया जाए,
यानी कि अंग्रेजों के फेवर में लिखा जाए, उनकी नीतियों के फेवर में लिखा जाए, और ऐसी बुक्स को ही वो पब्लिकेशन करने का, पब्लिश करने का उन्होंने अधिकार दिया, है ना। इसके अलावा लेट 18th सेंचुरी तक आते आते पहले इंडियन बुक, यानी कि पहले किसी इंडियंस ने जिसने बुक को छापा, उनका नाम था गंगाधर भट्टाचार्य। याद रखिएगा, पहले वो हिंदुस्तानी जिन्होंने प्रिंटिंग प्रेस नहीं बनाया, बल्कि प्रिंटिंग प्रेस एक पब्लिकेशन हाउस स्टेब्लिश किया, और पहले ऐसे हिंदुस्तानी जिन्होंने बुक्स को छापा। हालांकि ये भी बंगाल गजेट जो था सेम था, और देखिए बंगाल गजेट यहाँ भी है, बंगाल गजेट यहाँ भी है, दोनों एक ही वीकली मैगजीन से। फर्क क्या है कि यह जो था अंग्रेजों द्वारा निकलता था, और उसको निकालने वाला कौन थे, अंग्रेजों द्वारा। एक अंग्रेज था जिसका नाम था जेम्स अगस्टस हिक्की, और यह जो बंगाल गजेट आया करता था, ठीक है, उसी नाम से वीकली मैगजीन, ये था गंगाधर भट्टाचार्य के इंडियंस के द्वारा जो है क्या पब्लिकेशन हाउस किया जाने लगा। और गंगाधर भट्टाचार्य जो थे राजा राम मोहन राय के बहुत ही क्लोज थे, उनके मित्र थे, ठीक है। तो ये सारी जो है चेंजेस जो है आपने देखा कि हुआ, और इंडिया में इस तरह से जो है आपका प्रिंट कल्चर आना शुरू हुआ, ठीक है। हमारे यहाँ वुडन ब्लॉक कभी नहीं है, हमारे यहाँ मनुस्क्रिप्टेड था, हैंडरिटन, उस पर डायरेक्ट जो है आपका प्रिंटिंग प्रेस, जो आपका मॉडर्न प्रिंटिंग प्रेस था। जैसे पहले हम 16th सेंचुरी की हम बात कर रहे हैं, तो उस समय तक क्या था आपका जो है जॉन गुटेनबर्ग वाला जो है प्रिंटिंग प्रेस था, जो प्रेस के द्वारा जो किया था। और 19th सेंचुरी में जब जा रहे हैं तो तब तक रिचर्ड मार्च हो वाला जो था रोटेटरी प्रिंटिंग प्रेस, वो भी हिंदुस्तान में आ चुका था यूरोप के थ्रू, ठीक है। तो आगे हम इसमें आगे के टॉपिक पे डिस्कस करेंगे।